नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल 2024 के चुनावों के लिए पीएम मोदी की तैयारियों से डरे विपक्ष पर सुलगाएंगे। गठबंधन इंडिया में पीएम पद के उम्मीदवार पर मचे घमासान के बीच एनडीए ने जीत के लिए कौन सा नया फॉर्मूला तैयार किया है, वो बताएंगे। मिशन 2024 के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने गठबंधन को मजबूत करने की कवायद में लगे हैं। कांग्रेस ने 26 दलों को मिलाकर गठबंधन इंडिया तैयार किया है, तो एनडीए ने भी 38 पार्टियों को शामिल कर अपना कुनबा बढ़ा लिया है। लेकिन अब इस गठबंधन को मजबूत करने और सभी को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार करने के लिए एनडीए ने बड़ा टास्क रख दिया है, जिसमें एनडीए उम्मीदवारों को एक टेस्ट से गुजरना होगा। ऐसे में पीएम मोदी की इस धमाकेदार रणनीति पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कैसे एनडीए का कुनबा मजबूत करेंगे पीएम मोदी? एनडीए उम्मीदवारों को कौन सा टेस्ट करना होगा पास? क्या पीएम का टास्क चुनाव में दिलाएगा जीत? मोदी की रणनीति से कैसे मची विपक्ष में खलबली? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि 2024 की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा की ओर से अब एनडीए उम्मीदवारों के लिए टास्क तैयार किया गया है, जिसके तहत लोकसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भी बीजेपी की कड़ी चयन प्रक्रिया और कसौटी से गुजरना होगा। टास्क के मुताबिक बीजेपी अपने सहयोगियों को गठबंधन में चुनाव के लिए जो सीटें देगी, उन सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों की परख और फीडबैक भी लेगी। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए इस बार लोकसभा सीटवार न सिर्फ अपनी पार्टी के जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश के लिए कई लेवल पर फीडबैक ले रही है और सर्वे करा रही है, बल्कि पार्टी लोकसभा की उन सीटों पर भी उतनी ही मेहनत कर रही है जहां से फिलहाल बीजेपी के सहयोगी दलों के सांसद हैं या जहां से सहयोगी दल 2024 के लिए दावा ठोक रहे हैं। 25 साल पहले जब से एनडीए गठबंधन बना है, तब से ही बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन के मामले में अपने साथियों को पूरी छूट दे रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से लेकर नरेंद्र मोदी के दौर में भी 2024 और 2019 में एनडीए के घटक दलों ने सीट को लेकर ही बीजेपी के साथ विचार विमर्श किया और एक बार सीट मिल जाने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवारों का चयन किया था। नतीजा ये हुआ कि सहयोगी दलों द्वारा या तो उन सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में परिवारवाद चला या पैसे समेत अन्य फैक्टर उम्मीदवारों के चयन में हावी रहे। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण हो गई है। इसीलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए ये तय किया है कि पार्टी लोकसभा सीट मांगने वाले अपने घटक दलों से संभावित उम्मीदवारों का नाम मांगेगी और जीतने की संभावना और राज्य के राजनीतिक माहौल के मुताबिक फैसला करेगी। बीजेपी का देश की सभी 543 सीटों पर सर्वे और फीडबैक का काम निरंतर चल रहा है। ऐसे में सहयोगी दल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जिन सीटों की मांग करेंगे, उन पर सहयोगी दलों से उम्मीदवार के नाम के साथ उसके जीतने का आधार और संभावना भी पूछी जाएगी, जिससे कहीं भी चूक ना हो सके और परिणामों में एनडीए को एक बार फिर जीत ही हाथ लगे। वहीं अगर घटक दलों के बीच किसी सीट और उम्मीदवार के नाम पर पेच फंसेगा, तो ऐसे हालात में जीतने की संभावना के आधार पर बीजेपी आलाकमान मामले को सुलझाने में मदद करेगा और अंतिम फैसला बीजेपी का ही होगा। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टी अपने सभी 38 सहयोगी दलों को लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए सीट दे। बीजेपी सिर्फ राज्यों में प्रभाव रखने वाले और जीत के समीकरण में फिट बैठने वाले सहयोगियों को ही सीट देगी और बाकी सहयोगियों को राज्य के चुनाव में सीट का वादा देकर संतुष्ट करेगी, क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का मुकाबला करने में बीजेपी को कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। कहा तो ये जा रहा है कि 26 पर 38 का आंकड़ा भारी पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी इस बात को सही साबित करना चाहती है, जिससे 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की वापसी हो और विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़े। वहीं लोकसभा के साथ विधानसभा को लेकर भी बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान
और तेलंगाना में अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का भरपूर इस्तेमाल करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई। नई रणनीति के तहत बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल स्तर और जिला स्तर तक के नेता और कार्यकर्ताओं को 4 बेहद अहम टास्क सौंप दिए हैं। पार्टी की रणनीति के मुताबिक बीजेपी के सभी जमीनी कार्यकर्ताओं को महीने में 10 दिन 200 लोगों को फोन करना होगा। 200 लोगों को फोन करने का टास्क। 200 लोगों से संपर्क करने की जो मुकम्मल योजना बनाई गई है, उसके मुताबिक रोजाना हर कार्यकर्ता को 20 लोगों से फोन पर राज्य की राजनीति, उनके व्यक्तिगत सुख दुख जैसे मुद्दों पर विस्तृत बातचीत करनी होगी। इन सभी लोगों को पार्टी नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी भी दी जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि जिनसे बात हो रही है उन्हें या उनके परिवार को किसी योजना का लाभ मिला है या नहीं। जाना जाएगा कि क्या वो किसी योजना में लाभ लेने लायक थे और उन्हें ये लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसा होगा तो बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जो भी इनसे बात कर रहा होगा, उनको इस योजना का लाभ दिलवाने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इन 20 लोगों में से चुनिंदा 2 लोगों से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता घर जाकर व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करेंगे। इस दौरान उन 2 लोगों के पड़ोसियों को भी बुलाकर उनसे चर्चा करने की कवायद की जाएगी। जिन लोगों से बात करनी है, उनका फोन नंबर पार्टी के सेंट्रल डेटा कमांड सेंटर से उन्हें मुहैया कराया जाएगा। कार्यकर्ता फीडबैक लेकर शीर्ष नेतृत्व को करेंगे आगाह। वहीं 2 लोगों और उनके पड़ोसियों से जो फीडबैक मिलेगा, उसे बीजेपी कार्यकर्ता सरल ऐप पर अपनी रिपोर्ट के जरिए शीर्ष नेतृत्व को आगाह करेंगे। इसका मकसद जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं की सच्चाई का पता लगाना है, यानी पब्लिक के बीच सरकारी योजनाओं का फीडबैक क्या है, इसकी जमीनी स्थिति क्या है, इससे भी केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पार्टी की ब्रांडिंग को चुनावी राज्यों में मजबूत कर लोगों के दिलो दिमाग पर छाप छोड़ने की भी तैयारी की है। पार्टी ने अपनी ब्रांडिंग को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जमीनी कार्यकर्ता के 4 व्हीलर यानी कार या जीप और 2 व्हीलर पर कमल निशान बनवाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं की बाइक पर कमल फूल वाले स्टील फ्रेमिंग को लगाया जाएगा, जबकि कार के ऊपर कमल का निशान प्रिंट कराया जाएगा। ये तमाम गाड़ियां लगातार धुआंधार अपने अपने इलाकों में दौड़ेंगी। इसके लिए बीजेपी ने अपने स्थानीय नेताओं को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों की लिस्ट बनाने के लिए आदेश दिया है। ये तमाम टास्क पार्टी के सभी राज्य, जिला और मंडल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे दिए गए हैं। 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए पार्टी की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी बीजेपी ने कमर कस ली है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की जिन पार्टियों ने एक साथ आकर चुनाव लड़ने की कस्में खाई हैं, उनके विचारों में ही जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाई देने लगा है। हालांकि गठबंधन में अंदरूनी कलह हमेशा से थी, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ गई है। गठबंधन में तो अब तक पीएम पद को लेकर ही युद्ध छिड़ा हुआ है और उसी ने कांग्रेस की परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। अभी तो मुंबई में होने वाली मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। संयोजक चुना जाना है, सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया जाना है। लेकिन उससे पहले ही गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी हैं जो या तो इंडिया छोड़ने की कगार पर है या फिर गठबंधन इंडिया छोड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम के दावेदार के रूप में तैयार कर रही है। राहुल के नाम के लिए बाकी दलों को मनाने में लगी है, लेकिन बाकी दल माने कैसे? क्योंकि गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों से अलग जितनी पार्टियां शामिल हैं, सब 2024 में पीएम बनने का ख्वाब सजाकर बैठे हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने तो सब जानते बूझते विपक्ष की ओर से पीएम फेस के रूप में खुद के नाम की घोषणा भी कर दी। कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, इन तमाम नेताओं की ओर से भी ऐसी ही आवाजें सुनाई देंगी, जिससे पार्टी में विद्रोह की स्थिति बनेगी। दूसरी तरफ मुंबई में होने वाली मीटिंग से पहले शरद पवार ने अजीत पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग कर ली, जिस पर बड़ा खुलासा हो गया और पता चला कि मीटिंग तो बहाना था। असल में चाचा पवार को बीजेपी में शामिल होने के लिए मनाना था। बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए शरद पवार को 2 ऑफर दिए, एक केंद्र में मंत्री बनने का
और दूसरा नीति आयोग के चेयरमैन का पद, जिससे चाचा पवार भी बीजेपी के साथ हाथ मिला लें और विपक्षी एकता की बैंड बज जाए। हालांकि जानकारी के मुताबिक शरद पवार ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन इस सीक्रेट मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी का भरोसा शरद पवार पर से डगमगा गया है। अब कांग्रेस को संदेह तो होने लगा है कि शरद पवार कभी भी धोखा देकर बीजेपी, शिंदे और एनसीपी सरकार में शामिल हो सकते हैं और इन्हीं सबसे फ्रस्ट्रेट होकर अब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स गाली गलौज पर उतर आए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी वोटर्स और समर्थकों को राक्षस बता दिया। विपक्षी गठबंधन के पास अभी 2024 को लेकर केवल एक ही एजेंडा है कि उन्हें मोदी को हराना है, लेकिन वो कैसे करना है, इसे लेकर अब तक कोई रणनीति तैयार नहीं हुई है। और जो हालात गठबंधन के हैं, उससे तो लग रहा है वो रणनीति कभी तैयार होगी भी नहीं। ऐसे में जो तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है, जो रणनीति 2024 के चुनाव के लिए बनाई गई है, उसे देखने और सुनने के बाद गठबंधन इंडिया में खलबली मची है कि अगर ऐसा चलता रहा तो लोकसभा चुनाव में डॉट्स लगाकर तैयार किया गया गठबंधन तो मुंह की खाएगा ही, साथ ही इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी वो अलग। तो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।